एक समय की बात है। एक गांव में एक नहर हुआ करती थी। उस नहर के पास एक आम का पेड़ था। उस पेड़ पर ढेर सारे आम लगते थे। उसी पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल को आम बहुत पसंद थे। वो पूरी सर्दी इंतजार करती थी कि कब गर्मी आए और उसे आम खाने को मिले। उस साल भी उस चुड़ैल को गर्मियों का बड़ा बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही गर्मी आती है और पेड़ पर आम लगना शुरू हो जाते हैं, वो चुड़ैल खुशी से झूम उठती है। अरे वाह, इस पर तो आम आने लगे हैं। अब ये जल्दी बड़े हो जाएंगे और मुझे ढेर सारे आम खाने को मिलेंगे। चुड़ैल बड़ी खुश होती है कि उसे जल्द ही आम खाने को मिलेंगे। पर तभी वहाँ नहर के पास कुछ लोग आते हैं। वो लोग नहर के आसपास कुछ देखने लगते हैं। नहर के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है जो उन लोगों से पूछने लगता है। अरे भाई, क्या बात है? क्या देख रहे हो? अरे आम का पेड़ कुछ ज्यादा ही झुक गया है। हम इसे देखने आए हैं। हाँ, आए दिन यहाँ पर कुछ न कुछ हादसा हो रहा है, पर क्या हो गया ऐसा? बच्चे इस पेड़ पर चढ़कर पानी में कूदते हैं। कल ही एक बच्चे का सर पत्थर से टकरा गया और उसको बहुत चोट आई है। अब गांव वाले चाहते हैं कि इस पेड़ को यहाँ से हटा दिया जाए, तो इसलिए हम इसको काटने आए हैं। पेड़ को काटने वाली बात सुनकर पेड़ पर बैठी चुड़ैल सकपका जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये पेड़ कट गया तो मैं किस पर रहूंगी और आम कैसे खा पाऊंगी? मोहन और हरिया अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काटने में लग जाते हैं। चुड़ैल ये सब उस पेड़ पर बैठी देखती रह जाती है और कुछ ही देर में वो पेड़ कटकर नीचे नदी में गिर जाता है। पेड़ पर बैठी चुड़ैल फिर भी उस पेड़ को नहीं छोड़ती और वो भी पेड़ के साथ नदी में गिर जाती है। ये तुमने अच्छा नहीं किया, मेरा घर मुझसे छीन लिया। मैं अब कहाँ रहूंगी और क्या खाऊंगी? चुड़ैल को आखिरकार उस पेड़ को छोड़कर नदी से बाहर आना ही पड़ता है। अब उस चुड़ैल को आम की भूख लगती है। वो देखती है कि कहीं कोई आम के पेड़ पर आम लगे मिल जाए तो वो आम खाकर अपनी भूख मिटा सके, पर उसे कहीं किसी पेड़ पर आम नहीं मिलते। वो चुड़ैल अब परेशान होकर यहाँ वहाँ घूम ही रही होती है। रात को जब चुड़ैल यहाँ वहाँ घूम रही होती है तो उसको मोहन 2 थैलियों में आम ले जाता दिखता है। चुड़ैल की आंखें इतने सारे आम देखकर चमक उठती है। वो तो आम के लालच में मोहन के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाती है। मोहन घर पहुंचकर अपने बच्चों को आवाज देता है। पिंकू, पिंकी, जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वाह, आम! मैं आज ही माँ से बोल रहा था कि मुझे आम खाने हैं। देखा, और आज ही मैं तुम्हारे लिए आम ले आया। अब हम सब खाना खाने के बाद आम खाएंगे। बस फिर सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद ही पिंकी के पेट में दर्द होने लगता है। उसके पेट दर्द के चक्कर में सबका ध्यान आम से हट जाता है। काफी रात में जाकर पिंकी का दर्द ठीक होता है और सब सो जाते हैं। सारे आम अब ऐसे ही रसोई में रखे रह जाते हैं। सबके सोने के बाद अब चुड़ैल वहाँ आती है। वो रसोई में जाती है और आम देखकर खुशी से पागल हो जाती है। क्या खुशबू है! ये तो देखने से ही बड़े स्वादिष्ट और मीठे लग रहे हैं। अब तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा। चुड़ैल जल्दी से एक आम निकालती है और उसे खाने लगती है। वो आम को ऐसे खा रही होती है जैसे सदियों से उसे आम न मिले हो। चुड़ैल आम की गुठली तक एकदम साफ कर देती है। अब एक आम से चुड़ैल का न पेट भरता है और न मन। वो फटाफट दूसरा आम निकालती है और उसे भी मजे लेकर खाती है। धीरे धीरे करके वो चुड़ैल दोनों थैलियों के सारे आम खा जाती है और वहाँ बस छिलके और गुठलियां रह जाती हैं। आज तो मजा आ गया। ऐसे आम तो उस पेड़ पर भी नहीं लगते थे जैसे मुझे आज खाने को मिले हैं। चुड़ैल आम खाकर वहाँ से निकल जाती है। अब अगली सुबह पिंकू और पिंकी स्कूल के लिए उठते हैं। माँ, स्कूल के लिए आज एक आम भी रख देना। हाँ, मैं अभी दोनों के लिए आम रखती हूँ। अब जैसे ही मधु रसोई में आम लेने जाती है तो वहाँ छिलके और गुठलियां देखकर तो वो हैरान रह जाती है। वो गुस्से से पिंकू को आवाज देती है। पिंकू, इधर आओ अभी के अभी। माँ की आवाज सुनकर पिंकू जल्दी से रसोई में जाता है। तुमसे जरा भी सब्र नहीं हुआ ना? ये मासूम बनने की कोशिश मत करो। पिछले महीने भी तुमने झूठ बोला था और इतनी डांट खाई, पर तुम्हें तो डांट का कोई असर ही नहीं। पर मैंने क्या किया है माँ? तुमने ये रात को सारे आम खा लिए ना? मैंने तो एक भी आम को हाथ नहीं लगाया माँ। कल रात को पिंकी के पेट में दर्द हुआ, इसलिए हमने आम खाए ही नहीं थे और मैं तो पूरा वक्त कमरे में ही था। हाँ, ये भी सही बात है, पर फिर आम खाए तो खाए किसने? और वो भी इतनी सफाई से कि एक गुठली पर जरा सा गूदा भी नहीं छोड़ा। 1-2 दिन में वो ये बात भूल जाते हैं, पर चुड़ैल रोज कहीं न कहीं से अपने आम खाने का जुगाड़ कर ही लेती थी। वो कभी किसी के घर घुसकर आम खाती तो कभी किसी के।
गांव के लोग बड़े ही अचंभे में थे कि आखिर आम गायब कहाँ हो रहे हैं। फिर एक दिन कुछ औरतें कुएं के पास खड़ी इसी बारे में बातें करने लगती हैं। जाने क्या हो रहा है हमारे तो पड़ोस में। क्या हुआ बहन? अरे 2 बार से हमारे घर से आम गायब हो रहे हैं। क्या बोल रही हो? एक दिन हमारे घर से सारे आम गायब हो गए थे और बस गुठली और छिलके ही मिले। हाँ, बस ऐसा ही कुछ मेरे घर भी हो रहा है। जब आम लाओ सुबह तक गायब। हाँ सही में, कल ये पूरे 5 किलो दशहरी आम लेकर आए थे। हम दोनों ने एक एक आम खाया और बाकी रख दिए, पर सुबह देखा तो आम की जगह बस गुठली और छिलके ही मिले। ये जरूर किसी आम चोर का काम है। कोई तो है जो सबके घरों से आम चुरा कर खा रहा है। अरे पर जो भी है, कोई क्या एक साथ 5 किलो आम खा सकता है? हाँ ये तो सही कहा तुमने। मुझे तो ये कोई मंकी मैन का काम लग रहा है। एक बार मैंने सुना था कि शहर में मंकी मैन घूम रहा है। बस सभी औरतें यही सब बेकार की बातें करती रहती हैं और चुड़ैल गांव से आम चुरा कर खाती रहती है। अब काफी दिन हो जाते हैं और लोग बड़े ही दुखी हो जाते हैं। उनको जानना होता है कि आखिर ये काम कर कौन रहा है। एक दिन गांव वाले उस आम चोर को पकड़ने की योजना बनाते हैं। वो गांव के बीचों बीच एक आम का टोकरा रख देते हैं और उसके आसपास जाल बिछा देते हैं। उसके बाद सब यहाँ वहाँ छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ आम चोर चुड़ैल आ जाती है। आम की टोकरी देखकर उसके मुंह से तो पानी टपकना शुरू हो जाता है। आम, आम, इतने सारे आम, वाह वाह, मजा आ जाएगा आज तो। चुड़ैल बड़ी खुश हो जाती है और जल्दी से उस टोकरी के पास जाकर बैठ जाती है। फिर उसके बाद वो एक एक आम निकाल कर खाना शुरू कर देती है। एक आम वो एकदम सफा चट कर देती है और कुछ ही देर में पूरी टोकरी खाली हो जाती है। आम खाने के बाद वहाँ बस छिलके और गुठलियां रह जाते हैं। उन साफ सुथरी गुठलियों को देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि ये काम किसी इंसान या बंदर का नहीं बल्कि एक चुड़ैल का है। अब सब चुड़ैल के लिए बिछाए जाल को एकदम खींचते हैं तो उसमें चुड़ैल फंस जाती है। हाय, ये क्या हो गया? ये जाल कहाँ से आया? ये क्या हो रहा है? जब चुड़ैल पूरी तरह जाल में फंस जाती है तो सब गांव वाले उसके सामने आते हैं। तेरी वजह से हम गांव वाले कितने दुखी हो गए हैं। हम अपने लिए आम लेकर आते हैं और तू रात को आकर उन्हें सफा चट कर जाती है। इतने दिन हो गए हमें परेशान करते करते। अब देख हम तेरा क्या हाल करेंगे। सच में इसे तो बिल्कुल मत छोड़ना कोई। तुम लोग ये मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो हमने क्या बिगाड़ा है? आम तू हमारे चुरा रही है और उल्टा हमें बोल रही है। हाँ बोलूंगी, क्योंकि तुम दोनों की वजह से मेरी ये नौबत आई कि मुझे लोगों के घर से आम चुराने पड़ रहे हैं। मैं तो अपना शांति से बिना किसी को परेशान किए उस नहर के पास वाले आम के पेड़ पर रह रही थी। उस पेड़ के आम खाकर अपना पेट भरती थी और आज तक मैंने किसी को कभी परेशान नहीं किया। पर तुम दोनों एक दिन वहाँ आए और उस पेड़ को ही काट डाला। मेरा घर और मेरा आम दोनों मुझसे छीन लिए। चुड़ैल की ये बात सुनकर गांव वालों को एहसास हुआ कि गलती इसमें सारी उनकी खुद की है और उस चुड़ैल के साथ बुरा हुआ। हमें पता ही नहीं था कि उस पेड़ पर तुम रहती हो और हमने तो अपने बच्चों की भलाई के लिए ऐसा किया। मेरे पास एक रास्ता है, पर फिर तुम वादा करो कि फिर कभी हमारे घर के आम नहीं खाओगी। कैसा रास्ता? मेरे घर के पीछे मेरा लगाया हुआ एक आम का पेड़ है। उस पेड़ पर हमेशा आम लदे रहते हैं। तुम चाहो तो वहाँ जाकर रह सकती हो और तुमको आम भी खाने को मिल जाएंगे। अगर ऐसा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं वहाँ चली जाऊंगी और कभी किसी के आम नहीं खाऊंगी। बस फिर गांव वाले उस चुड़ैल को जाल से आजाद कर देते हैं और वो चुड़ैल उस आम के पेड़ पर हमेशा के लिए चली जाती है, जो बूढ़ा आदमी उसे बताता है। चमनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में दिन के समय सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। गांव में काफी सारे बच्चे थे। वे सभी दिन के समय अपने अपने दोस्तों के साथ गांव के मैदान में जाकर खेला करते थे। एक दिन की बात है, रोज की तरह ही बच्चे दिन में मैदान में खेल रहे होते हैं कि तभी उस मैदान से कुछ दूरी पर एक भयानक भूत खड़ा हुआ उन बच्चों को खेलता हुआ देख रहा होता है और बोलता है, अरे वाह रे वाह, इस गांव में तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब तो समझो कि मेरा काम बन गया। अब तो मैं इसी गांव में अपना डेरा डालूंगा।
भूत ऐसे बोलकर वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है और कुछ दूर जाकर भूत एक आदमी का रूप ले लेता है और गांव के बाजार में जाकर अपनी पतंगों की एक छोटी सी दुकान लगाता है। भूत मन ही मन मुस्कुराता हुआ बोलता है, अब आएगा असली मजा। अब देखना कैसे गांव के बच्चे मेरी इस जादुई पतंग के शिकार होते हैं। ऐसे बोलकर भूत एक आदमी के रूप में अपनी पतंग बेचने लगता है और जोर से आवाज लगाकर गांव के सभी बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। अरे ले लो रे ले लो, मेरी प्यारी प्यारी रंग बिरंगी पतंगे ले लो। कुछ ही देर में पतंग की दुकान के आगे कुछ लोग आ खड़े होते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे ओ गंगाधर, ये आदमी हमारे गांव का तो नहीं लागत है, और ये रंग बिरंगे कागज काहे बेच रहा है? अरे बबलू भैया, ये रंग बिरंगे कागज नहीं, ये तो पतंग है पतंग। अरे जौन हवा में उड़ा था वही पतंग। हमारे गांव में पहली बार किसी ने पतंग की दुकान लगाई है। हाँ। तभी पतंग की दुकान के पास कुछ बच्चे आ खड़े होते हैं और पतंग को देखते ही अपने पिताजी से पतंग खरीदने की जिद करने लगते हैं। पिताजी देखो ना कितनी सुंदर रंग बिरंगी पतंगे हैं, मुझे भी एक पतंग चाहिए, पिताजी दिला दो ना। चिंटू की तरह और भी बच्चे अपने पिताजी से पतंग खरीदने की जिद करने लगते हैं। अरे भैया, बच्चा पतंग मांग रहा है तो दिला दो ना, और वैसे भी मेरी पतंग ज्यादा महंगी नहीं है। हाँ, वैसे तो मैं शहर में ये एक पतंग 5 रुपए की बेचता हूँ, पर इन गांव के बच्चों के लिए एक पतंग बस 1 रुपए की है। अरे भैया, क्या कहा तुमने? बस 1 रुपया की है? अरे तो फिर हमारे चिंटू को एक नहीं 3 पतंग दे दियो। हाँ। चिंटू के साथ कुछ और बच्चे भी दुकान से पतंग खरीदकर मैदान में पतंग उड़ाने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर में भूत भी अपनी पतंग की दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है और घर आकर अपने भूतिया रूप में जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, ये गांव वाले कितने बेवकूफ हैं। ये जानते हुए भी कि मैं इस गांव का नहीं हूँ, फिर भी कुछ लोगों ने मुझसे पतंगे खरीद कर अपने बच्चों को दे दी। अब तो बस मुझे इंतजार है मेरी जादुई पतंगों का। वो मेरे पास अपना शिकार लेकर उड़ती हुई आती ही होंगी। दूसरी ओर मैदान में बच्चे बड़े ही मजे से पतंग उड़ा रहे होते हैं कि तभी देखते ही देखते पतंग उड़ा रहे बच्चे भी पतंग के साथ उड़ने लगते हैं और भूत की जादुई पतंग उन बच्चों को अपने साथ उड़ाकर भूत के पास ले आती है। चिंटू अपने दोस्त सोहन से बोलता है, अरे सोहन, ये क्या हुआ रे? हम बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, पर पतंग तो हमें ही अपने साथ उड़ाकर ना जाने कहाँ ले आई है। अरे मर गए रे, मर गए। ये इतना बड़ा राक्षस कहाँ से आ गया रे? अरे वाह वाह मेरी पतंगों, तुमने तो बहुत ही बढ़िया काम किया है। कई सारे बच्चे उड़ाकर मेरे पास ले आई हो। अब तुम बच्चों को मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। ऐसा बोलकर भूत उन सभी बच्चों को एक कमरे में बंद कर देता है और अगले दिन फिर से आदमी का रूप लेकर अपनी पतंग की दुकान पर जाकर पतंग बेचने लगता है। तभी वहाँ कुछ बच्चे आते हैं और पतंग खरीदकर मैदान में पतंग उड़ाने चले जाते हैं और जैसे ही पतंग उड़ाते हुए बच्चों को कुछ देर होती है, पतंग उन्हें भी अपने साथ उड़ाकर भूत के घर ले आती है। फिर भूत उन बच्चों को भी बाकी बच्चों के साथ कमरे में। बच्चों के यूं अचानक से गायब हो जाने से पूरा गांव दहशत में आ गया था। जिन लोगों के बच्चे अचानक से गायब हुए थे वे सभी इकट्ठा होकर मुखिया जी के पास जाते हैं। अरे मुखिया जी, ये हमारे गांव में आखिर हो क्या रहा है? अरे पहले तो हमारा बेटा चिंटू गायब हुआ और अब एक एक करके सभी बच्चे गायब होते जा रहे हैं। हमारा बेटा सोहन भी 2 दिनों से लापता है मुखिया जी। हाँ। ये तो बहुत ही अचंभे की बात है। आखिर कौन हमारे गांव के बच्चों को गायब कर रहा है? इन सब के पीछे किसका हाथ है? ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। अगले दिन फिर से भूत अपनी पतंग की दुकान पर जाकर पतंग बेचने लगता है। आओ जी आओ, आओ जी आओ, नन्हे मुन्ने बच्चे जल्दी आओ।
और मेरी लाल, पीली, हरी, नीली अपने अपने पसंद की पतंग ले जाओ। अरे गोलू, तुम तो अभी पतंग उड़ाने के लिए बहुत ही छोटे हो। ऐसा करो, तुम अपने भाई भोलू के साथ जाओ और उसे पतंग उड़ाते हुए देखो, ठीक है? फिर गोलू अपने बड़े भाई भोलू के साथ चला जाता है और भोलू को पतंग उड़ाते हुए देखने लगता है। और कुछ ही देर में भोलू भी पतंग के साथ आसमान में उड़ता हुआ भूत के घर पहुंच जाता है। गोलू भोलू को पतंग के साथ उड़ते हुए देख लेता है और भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। कमला गोलू के साथ और भी गांव के लोगों को इकट्ठा करती है और मुखिया जी के पास ले जाती है और सभी को सारी बात बताती है। अरे ये क्या कह रही हो कमला बहन? भोलू को पतंग उड़ाकर अपने साथ ले गई? जरूर हम सब के बच्चों को भी ऐसे ही पतंग उड़ा कर ले गई होगी। हमें तो इन सब के पीछे उसी पतंग वाले आदमी का काम लागत है। हमने तो पहले ही कहा था ये आदमी हमारे गांव का नहीं लागत है। हम सब लोगों को उस पतंग बेचने वाले के घर जाकर देखना होगा कि माजरा क्या है। हाँ, मगर ये काम हमें बड़े ही छुप छुपा के करना होगा। अगर उस आदमी को हम लोगों की जरा भी भनक लग गई तो वो हमारे बच्चों का ना जाने क्या करेगा। फिर मुखिया जी गांव के कुछ लोगों को पतंग बेचने वाले आदमी के घर ले जाते हैं और चुपके से खिड़की से देखने लगते हैं कि तभी उन्हें जोर जोर से डरावनी हंसी हंसता हुआ एक भूत दिखाई देता है और उसी के पास एक कमरे में बंद बच्चे भी दिखाई देते हैं। तभी चिंटू भूत से बोलता है, भूत अंकल, हमें घर जाना है। आखिर आपने हम बच्चों को ऐसे अपने घर में कैद करके क्यों रखा है? हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमें मारना चाहते हो? अरे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बस 2 दिन की और बात है, फिर मैं तुम सबका काम तमाम कर दूंगा। 2 दिन बाद अमावस की काली रात है। उस दिन मैं अपने शैतान देवता को तुम सबकी बलि दूंगा। और पता है, मैं जितने ज्यादा बच्चों की बलि दूंगा, मेरे शैतान देवता मुझसे उतने ही ज्यादा खुश होकर मुझे शैतानी शक्ति प्रदान करेंगे। फिर मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली भूत बन जाऊंगा। अरे मर गए रे! अरे मुखिया जी, ये ससुरा भूत तो हमारे बच्चों की बलि देने की बात कह रहा है। अब आप ही बताइए कि क्या करें, कैसे अपने बालक बच्चों को उस भूत के चुंगल से बचाएं? सबसे पहले तो इस भूत को ठिकाने लगाना होगा और ये काम पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा ही कर सकते हैं। फिर सभी लोग कमला बहन के साथ पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लो पवित्र जल की शीशी, इसमें सभी पवित्र नदियों तालाबों का जल मिला हुआ है। आप लोग किसी तरह ये जल उस पतंग बेचने वाले भूत के ऊपर डाल देना। पर हाँ, उससे पहले तुम्हें उस भूत की सारी जादुई पतंगों को आग लगानी होगी। और फिर सभी रात के समय भूत के घर के पास जाते हैं। मेरे पास एक सुझाव है। बबलू और गंगाधर औरत के रूप में भूत के घर में जाते हैं और अपनी अदाओं से उसका ध्यान भटकाने लगते हैं। भूत जैसे ही बबलू के पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है, गंगाधर मौका देखकर भूत की सभी पतंगों में आग लगा देता है। धोखा, मेरे साथ धोखा। तुम दोनों कोई अप्सरा नहीं बल्कि एक आदमी हो। ऐसे बोलकर गंगाधर भूत के ऊपर पवित्र जल डाल देता है। भूत के शरीर पर जल पड़ते ही वो भी भस्म हो जाता है। फिर सभी गांव वाले बबलू और गंगाधर का धन्यवाद करते हैं।